सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे विज्ञान के प्रश्नों को हल करना, और ये टॉपिक रहेगा विज्ञान का कक्षा 10। तो ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके जो सिलेबस में है विज्ञान की पुस्तक और उसमें पहला चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करना सीखेंगे। चूँकि हम कुछ प्रश्नों को पहले ही हल करना सीख चुके हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आज विज्ञान कक्षा 10 और हमारा जो चैप्टर है वो है फर्स्ट। इसके प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो 10 प्रश्नों तक चर्चा हो चुकी है। प्रश्न 11वें नंबर पर आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न हल हो जाएंगे। उम्मीद है आज इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला तो यह है प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखो। अब एक ही प्रश्न में दो बातें पूछ ली, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, और साथ में उसका एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल, संयोजन का भी और वियोजन का भी। तो उत्तर इसका कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर, दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन का मतलब जोड़ना, तो यही तो लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर मतलब जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित, वियोजित मतलब टूटकर, वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। अब ये बात किसका आंसर है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो इस क्यों का आंसर है ये। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन में एकल पदार्थ मतलब एक पदार्थ वियोजित होकर टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो दोनों विपरीत हो गए, एक जोड़ता है, ये दूसरा तोड़ता है, तो विपरीत है, एक जोड़ने वाला एक तोड़ने वाला। अब कह रहा है कि भाई इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखो। तो देखते हैं भाई समीकरण किसके लिए। सबसे पहले तो देखते हैं संयोजन के लिए। NH3 प्लस HCl दोनों को मिलाएंगे, NH4Cl बन गया, यानी ये हो गया अमोनियम क्लोराइड।
और ये है अमोनिया, और ये क्या है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड। इन दोनों को जोड़ा तो यही तो लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर यानी अवक्रिया करने के बाद एकल पदार्थ बना दिया क्या, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो उदाहरण किसका रहा, सबसे पहले संयोजन का। दूसरा देख लेते हैं, वियोजन का देख लेते हैं भाई। CaCO3 इससे क्या बना, CaO प्लस CO2। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको ऊष्मा दी गई तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से दो एग्जाम्पल हो गए अलग अलग, क्योंकि दोनों ही समीकरण पूछ रहा है। संयोजन, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखो, ये संयोजन और ये वियोजन। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है भैया, संयोजन, जुड़ रहे हैं। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, वियोजन, ये टूट रहे हैं। टूटने के बाद यानी वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। 11वें प्रश्न का उत्तर ये रहा, वियोजन अवक्रिया को संयोजन अवक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अवक्रियाओं के लिए समीकरण लिखो, ये उत्तर। प्रश्न 11 समाप्त। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। जो 12वें नंबर का सवाल है उस तरफ चलेंगे। अब उसमें क्या पूछा है ये देखना है। 12वें नंबर में पूछा है, उन वियोजन अवक्रियाओं, उन वियोजन अवक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। क्या पूछा है, उन वियोजन अवक्रियाओं को लिख दो जो ऊष्मा प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। 3 समीकरण पूछ रहा है जिनका सीधा सीधा संबंध ऊष्मा प्रकाश और विद्युत। देखते हैं भाई लिख के आंसर में क्या है। पहला CaCO3 ऊष्मा और CaO अभी बताया था प्लस CO2 अभी बताया था। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 में वियोजित हो जाएगा। दूसरा लेते हैं भाई उदाहरण 2AgCl सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl2 ये क्या है सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है सिल्वर क्लोराइड और ये सिल्वर और ये क्लोरीन।
अब ये समीकरण किसका उदाहरण है? सूर्य का प्रकाश, यही तो पूछा प्रकाश है, ये भी वियोजन अपक्रिया। 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में वियोजित मतलब टूट कर क्या बना रही है? सिल्वर और क्लोरीन गैस, दो ही चीजें मिल रही हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब तीसरा और पूछा है विद्युत। तीसरा उदाहरण 2H2O विद्युत अपघटन 2H2 + O2, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। ये तो आपको पता ही है H2O जल होता है, इसका क्या लिखना क्या समझना ये तो ऑलरेडी पता है। जब ये टूटेगा तो इस दो आयनों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन पर प्लस आयन है यानी धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन, तो ये हाइड्रोजन किस पर इकट्ठा हो जाएगा? कैथोड पर। ऑक्सीजन एनोड पर, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव। तो विद्युत अपघटन में भाई यही होता है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे पहुंच जाते हैं और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे पहुंच जाते हैं एनोड पर। तो ये तीनों समीकरण हो गए। इस 12वें प्रश्न का उत्तर ये, उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश में विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वो तीनों के तीनों ये समीकरण हो गए। अब सवाल नंबर लेते हैं अगला। आपकी पुस्तक का अभ्यास जो प्रश्न है उसमें 13वें नंबर का प्रश्न क्या दिया है? विस्थापन एवं द्विविस्थापन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है? विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखो। क्या लिखना है? समीकरण। पहले तो भाई ये बता दो कि द्विविस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, अंतर पता चल जाएगा और फिर उनके समीकरण लिख दो, उत्तर हो गया। तो आंसर में क्या लिखना है, कैसे, ये भी समझ लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं के आयन का आपस में, किसका? आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक से समझ लो भाई। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन।
जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं के आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। दोनों चीजों में अंतर ही तो पूछा है, तो वह जबकि से द्विविस्थापन की परिभाषा आ गई, जबकि से पहले विस्थापन की परिभाषा आ गई कि विस्थापन कहते किसे हैं, द्विविस्थापन किसे कहते हैं। जब ये दोनों बातें पता चल जाएंगी तो अंतर तो खुद ही कर लेगा आदमी। उसके बाद समीकरण, अब समीकरण की बात करें तो पहला इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए, CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। ये अपक्रिया कौन सी है? ये विस्थापन। ये क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और ये क्या है? आयरन। ये बन गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और ये कॉपर दिया हुआ है Cu। ये विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन में क्या था परिभाषा में? वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं स्थान ले लेता है। ले ले भाई, ले ले। कैसे लेगा? CuSO4 था, ठीक, SO4, ये Cu को उसने हटा दिया, बोले तू हट भाई यहाँ से। और कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। मैं का मतलब फेरिक। ये जो आयरन है ये बैठ गया आके, तो एक हटा दूसरा बैठ गया, नहीं बैठ गया उसके स्थान पर। यही तो कह रहा है वो, उसके यौगिक में से हटाकर, यानी इसमें से हटाकर, और उसका स्थान खुद ले लिया। Cu को हटा दिया, उन्हें भाग निकल यहाँ से, और ये Fe बैठ गया, मतलब विस्थापन हो गया। तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गई। अरे इतना ही तो हुआ है और समझ में आ गया। अब द्विविस्थापन की बात करो भाई। दूसरा उदाहरण लेते हैं, AgNO3 KCl। अब ये जो Ag है इसका नाम क्या है? Ag, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना भाई? ये समझ में आ गया, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। और ये जो बैठा हुआ है ना KCl, बड़ा डिजाइन में बैठा हुआ है, इसका नाम भी लिखो। इसको बोलेंगे भाई पोटेशियम क्लोराइड। चलो भाई, अब इसके बाद इसको जरा यहाँ से अगर मिटा दें तो इनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद AgCl प्लस KNO3 Ag। अब ये जो Ag बन गया है ना, इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। इनके नाम लिख दोगे तो ठीक रहेगा, तो परीक्षक को ये पता रहेगा कि भाई स्टूडेंट को नाम तो पता है ही कम से कम। तो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड दोनों के साथ जब अपक्रिया होती है तो Ag दोस्ती कर लेता है Cl के साथ, और ये जो बेचारा NO3 है ये दोस्ती कर लेता है पोटेशियम के साथ। तो यहाँ पर दो, और यही लिखा है, दो अलग अलग परमाणुओं के आयन आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये हो गया द्विविस्थापन। ये द्विविस्थापन की अपक्रिया की समीकरण, ये विस्थापन की। तो यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। अब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा विस्थापन अपक्रिया ये रहा, और ये रहा द्विविस्थापन। और सवाल नंबर 13 यानी 13 नंबर प्रश्न का उत्तर भाई ऐसे और ये लिखना है। अभी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 40 यानी 14 नंबर का। और भाई क्या पूछ रहा है इसको देखेंगे अभी। 40 नंबर का जो प्रश्न है उसकी क्या डिमांड है,
और आप हर एक सवाल को समझते हुए, अरे एक ही बार तो हाई स्कूल करनी है, जम के कर लो तैयारी, हर सवाल को देख लो, पर्याप्त समय मिलता है पूरा 1 साल। हो सकता है कि कुछ महीने कम रह जाएं, लेकिन इतना समय होता है कि सिलेबस कर सकता है स्टूडेंट, बस जुट जाए। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अब भाई सवाल बिल्कुल ढंग से समझो, सवाल कह क्या रहा है। अगर सवाल समझ में आ गया तो उत्तर आ जाएगा, जब सवाल ही समझ में नहीं आया तो उत्तर कहाँ से आ जाएगा। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है उससे भाई क्या प्राप्त करना है, सिल्वर। कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। भाई किसका किया जाता है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर का। तो इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो आंसर Cu प्लस 2AgNO3 इज इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस Ag। लाओ जी, Ag को समझ लिया लो जी ने। ये क्या है, कॉपर, और क्या है ये, सिल्वर नाइट्रेट। यही बोला, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहां से क्या प्राप्त करना है, सिल्वर। तो क्या हो गया, विस्थापन किसका, आप देख रहे हैं ये Cu है, ये NO3 से जुड़ा। Ag से कह दिया तू निकल भाई यहां से, और मैं बैठूंगा मतलब कॉपर कह रहा है मैं बैठूंगा, Ag को निकाल के बाहर कर दिया, यानी अलग हो गया, विस्थापित हो गया। ये मिल गई सिल्वर, और कॉपर यहां बैठ गया NO3 के साथ। अब ये रहा समीकरण, ये रहा उत्तर। इस सवाल का उत्तर ये। कभी डाउट लगे कि कई समीकरण गलत तो नहीं है, तो दोनों तरफ के परमाणु काउंट कर लो, पता चल जाएगा। सॉरी, एटम Cu, ये भी देख लो, ये भी देख लो, Ag देख लो, दोनों बराबर हो जाएं, समीकरण सारा। चलो भाई, अब सवाल नंबर 14 से निकल के बाहर, अब सवाल नंबर 15 पे चलेंगे। सवाल नंबर 15 ये क्या कह रहा है, इसको भी सुनो। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। समझेंगे भैया, उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे। पहले समझेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है।
तो आंसर में जब 2 विलियनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया, जब 2 बिलियनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। लो जी, पहले समझो अवक्षेप क्या है। जब 2 बिलियनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से, मिलाएंगे तो अभिक्रिया होगी, सफ़ेद रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, और इस अविलेय पदार्थ को जो व्हाइट कलर का है, श्वेत, तो उसको अवक्षेप कहते हैं। और समझें थोड़ा सा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात तो एक ही लाइन में खत्म हो रही थी कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन भाई ये भी जानना जरूरी था कि अवक्षेप होता क्या है और ये प्रकट कहाँ से हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब वो कह रहा है उदाहरण दे के समझाओ। लो जी, उदाहरण भी ले लो। उदाहरण में आपको लिखना है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। अब इसका भी नाम देखें क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या कहेंगे इसको, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 को। और ये क्या है, BaCl2, ये हो गया बैरियम क्लोराइड। ये क्या बन गया, बैरियम सल्फेट। और ये सोडियम क्लोराइड, ये तो सभी को पता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं भाई, इतना लिखो। उदाहरण कहे तो उदाहरण ये रहा, प्रश्न का उत्तर खत्म, इतना ही लिखना है। ये प्रश्न, इसका उत्तर ही है। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 15 के बाद 16 नंबर के सवाल पर चलेंगे और यह भी देखेंगे कि वो 16 नंबर का सवाल पूछ क्या रहा है विज्ञान के पाठ 1 से, यानी चैप्टर फर्स्ट। सवाल नंबर 16 पूछ रहा है हमसे ऑक्सीजन के योग का मतलब जोड़ या ह्रास का मतलब कमी के आधार पर निम्न पदों
की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। पहला नंबर है उपचयन और दूसरा नंबर है अपचयन। तो मैंने पूर्व में जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें उपचयन और अपचयन की परिभाषा बताई थी कि भाई कहते किसे, उदाहरण सहित बताया था। तो वो तो रहा उसकी परिभाषा की बात। फिलहाल इसके उदाहरण समझ लेते हैं। तो परिभाषा तो आप वहाँ से देख लेंगे। उपचयन में होता क्या है? उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। हमेशा ध्यान रखिए, उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होगा? वृद्धि होगी और अपचयन में कमी होगी। उदाहरण लेते हैं, 2Cu प्लस O2, जब इनको ऊष्मा दी जाती है तो बनता क्या है? 2CuO। यह बन गया कॉपर, ये ऑक्सीजन है और ये भैया को क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई किसके साथ? यहां पर कॉपर के साथ। तो ये रहा उपचयन का उदाहरण। अब 2 कह रहे हैं उदाहरण भाई, एक तो ये ले लो, एक और ले लो भाई उदाहरण। MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl 2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। मैग्नीज ऑक्साइड ये दिया हुआ है और इसके साथ देख रहे हैं ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। तो सीधा सीधा क्या हुआ? यहाँ पर भी उपचयन। तो ये 2 उदाहरण किसके हो गए? उपचयन के। अब अपचयन की बात कर लो। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन लिए बैठा है, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं कॉपर के पास। दूसरा ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। दूसरा उदाहरण ZnO प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन Zn प्लस CO। यहाँ पर ZnO जिंक ऑक्साइड जो है, इससे भैया ऑक्सीजन की कमी हो गई और पहुँच गई कार्बन के पास। तो ये 2 उदाहरण किसके हो गए? अपचयन के। उपचयन अपचयन की परिभाषा मैं पहले बता चुका हूँ और उसके बाद ये जो उदाहरण हैं ये आपको देने हैं इसमें। ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 16। अब सवाल नंबर चलेगा भैया 17 नंबर का, उसको देखेंगे क्या पूछ रहा है 17 में। सवाल नंबर 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, मान लिया उसने, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। इस
तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ये सवाल नंबर 17 क्या पूछ रहा है? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। बहुत ठीक, काला हो जाता है। इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। एक लाइन का उत्तर दिमाग में बैठा लो। 2Cu + O2, यह तो है भैया भूरे रंग का, और ये ऑक्सीजन है। और जैसे ही गर्म करेंगे इसको, और किस में? वायु की उपस्थिति में, 2CuO कॉपर ऑक्साइड, यह बन जाएगा काला रंग का। यह हो गया इसका आंसर। तो सवाल नंबर 17 भी समझ में आ गया आपको। चलिए भाई, सवाल नंबर 17 के बाद सवाल नंबर अब कौन सा देखेंगे? 18। चलिए 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? 18 नंबर का सवाल क्या कहता है? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आंसर में क्या लिखना है? लोहे की वस्तुओं को जब हवा एवं आर्द्रता के लोहे की वस्तुएं, जैसे लिखो, लोहे की वस्तुएं जब हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तो उनका संक्षारण होना शुरू हो जाता है। क्या होना? संक्षारण। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इसी चैप्टर में, इसकी परिभाषा संक्षारण किसे कहते हैं। अर्थात इसमें लोहे का ऑक्सीकरण, लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण इसके भार में कमी होने लगती है, भार में कमी होने लगती है और इस पर जंग लग जाती है। और इस पर जंग लग जाती है तो उपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण जब लोहे का होता है तो उपचयन अभिक्रिया को रोकने के लिए लोहे पर पेंट किया जाता है ताकि इस पर जंग ना लगे। और जंग कब लगेगी? जब ऑक्सीकरण होगा। तो ये तो सवाल हो गया 18 का उत्तर। अब बात करते हैं भाई सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 यानी 19 क्या कहता है? ये कहता है तेल
एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आंसर में क्या लिखना है? देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते ही उपचयित हो जाते हैं और विकृत गंध उत्पन्न करते हैं। भाई, मार्केट में जो चिप्स वगैरह बिक रहे हैं, ये लंबे समय तक अगर उनको रखना है तो नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही वो उपचयित हो जाएंगे और विकृत यानी उनमें दुर्गंध आने लग जाती है। इसको रोकने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ये तो रहा आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कहता है? निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। और क्या है? नंबर 1 पर है संचारण और नंबर 2 पर है विकृत गंधिता। भाई, दोनों ही मैं पढ़ा चुका हूँ। विज्ञान का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय ये दोनों ही पढ़ाए जा चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ से इनके आंसर देख लें। कुल मिलाकर इसके 20 प्रश्न जो थे उनके आंसर बता दिए चैप्टर फर्स्ट के। अब चैप्टर फर्स्ट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे तो चैप्टर सेकंड विज्ञान का, जो चैप्टर सेकंड है उसके प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, आप यूं ही जुड़े रहिए। आपका जो सहयोग है बहुत ही सराहनीय है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।